हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रीडम में स्वागत है। और आज हम मध्यकालीन की श्रृंखला में महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ाया था और हमने बताया था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब और किस समय किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। आपको जैसे पता है कि भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए या उससे पहले और भी आए आक्रमणकारी, उनका भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत में धन दौलत लूटना था और भारत में धन दौलत लूटकर अपने यहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करना था। लेकिन जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए भारत में, इनका मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना ही था। और यहाँ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण ये था कि भारत में उस समय केंद्रीय सत्ता का अभाव था। मतलब हमेशा आपस में जो राजा थे आपस में भारत में आपस में लड़ते रहते थे। जब वो लड़ते रहते थे इसलिए भारत में विदेशी आक्रांताओं का इस बात का बेनिफिट मिल गया। तो हम जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में, लेकिन महमूद गजनवी के जानने से पहले कुछ इनके पूर्वजों के बारे में, इसके पूर्वजों के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिएगा क्या होता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण भारत में करता है सिंध क्षेत्र में। तो उस समय अरब में शासन उमैयद वंश का होता है। उमैयद वंश का पतन हो जाता है। उसके बाद में अरब में एक नया राजवंश बनता है जिसका नाम अब्बासी वंश होता है। तो इस्लामिक एक कैलिफ पद होता है, मतलब खलीफा पद होता है, वो अब्बासियों के पास पहुंच जाता है। जब इस्लामिक खलीफा पद जो होता है वो इस अब्बासियों के पास पहुंच जाता है तो धीरे धीरे कुछ समय बाद अब्बासियों का भी पतन हो जाता है। जब अब्बासियों का पतन हो जाता है तो 4 नए वंश का उदय होता है। 4 नए वंश का उदय होता है जिसमें समानी या जैमनी वंश प्रमुख होता है। इस वंश का जो विस्तार होता है छोटा होता है, लेकिन इस वंश का जो शासक होता है जिसका नाम अब्दुल मलिक होता है, उसका एक गुलाम होता है जिसका नाम अलब्तगीन होता है। अलब्तगीन नाम का जो गुलाम होता है वो एक तुर्क का होता है, तुर्क मूल निवासी होता है अलब्तगीन। वो क्या करता है, गजनी नामक जगह पर जाकर के एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर देता है। मतलब गजनी पर अधिकार कर लेता है और उसे फिर स्वतंत्र कर देता है और वहाँ का शासक अपने आप को घोषित कर देता है। ठीक है, तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलब्तगीन नाम के तुर्क सरदार ने की थी। लेकिन इससे पहले हम बता रहे हैं जो अब्दुल मलिक होता है उसका गुलाम होता है कौन? अलब्तगीन। अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद में अब्दुल मलिक के भाई और पुत्र में उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। तो अलब्तगीन अब्दुल मलिक के भाई का साथ देता है, अब्दुल मलिक के भाई का साथ देता है। लेकिन उसमें बाद में क्या होता है, भाई युद्ध में हार जाता है और अब्दुल मलिक का पुत्र जो होता है वो युद्ध में जीत जाता है, जिससे अलब्तगीन क्या करता है, गजनी में जाकर के एक स्वतंत्र राज्य यानी गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, अब गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। इस गजनी साम्राज्य में बारी बारी से 3 शासक हुए। चौथा शासक बनता है 963 ईस्वी में सुबुक्तगीन। बताया जाता है सुबुक्तगीन जो था वो अलब्तगीन का गुलाम था, लेकिन कुछ विद्वान उसे दामाद भी बताते हैं। कुछ विद्वान उसे सुबुक्तगीन को अलब्तगीन का दामाद भी बताते हैं। तो जब सुबुक्तगीन 963 ईस्वी में शासक बनता है तो इसकी सीमा भारत के वर्तमान जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के फ्रंटियर क्षेत्र में के शासन करने वाले जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उस समय के, जिनका नाम जयपाल था, उनके राज्य की सीमा स्पर्श करती है, सुबुक्तगीन की स्पर्श करती है। तो इस चीज़ का जयपाल को भय हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबुक्तगीन उनके राज्य पर आक्रमण कर दे। उससे तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जयपाल क्या करते हैं, गजनी साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं, लेकिन युद्ध में जीत नहीं पाते हैं। मतलब ये कहा जाता है कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, परिणाम नहीं निकलता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, सुबुक्तगीन की मृत्यु 997 ईस्वी में होती है। सुबुक्तगीन की जो मृत्यु हो जाती है वो 997 ईस्वी में हो जाती है। जब 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो इसके 2 पुत्र होते हैं सुबुक्तगीन के। एक का नाम होता है महमूद। जब वो महमूद जो था गजनी साम्राज्य की गद्दी बैठा तब उसका पूरा नाम बन गया महमूद गजनवी, महमूद। और दूसरे का नाम होता है इस्माइल। दोनों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है
तो उस युद्ध में महमूद गजनवी जो होता है वो विजयी हो जाता है। विजयी हो जाता है, गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। अब वो गजनी साम्राज्य का शासक बन जाता है। अब वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। जब साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है तो सितान का एक क्षेत्र है, उत्तरी मध्य एशिया में पड़ता है। सितान का एक क्षेत्र है, सितान नाम की जगह का एक शासक होता है जिसका नाम होता है खलफ बिन अहमद। खलफ बिन अहमद उस शासक को ये पराजित कर देता है। पराजित कर देता है तो इसके फलस्वरूप इसे सुल्तान की पदवी मिलती है। अब्बासी खलीफा, मतलब ये बताया जाता है बगदाद के खलीफा जो होते हैं, बगदाद के खलीफाओं के द्वारा इसे सुल्तान की पदवी दे दी जाती है। जब सुल्तान की पदवी मिल जाती है तो बगदाद के खलीफा इसे यामीन उल मिल्लत और यामीन उल दौला की भी उपाधि देते हैं। यामीन उल मिल्लत का नाम का अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामीन उल दौला का मतलब होता है साम्राज्य धर्म का रक्षक। तो ये उपाधियां देते हैं। इसके बाद में ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। जब साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है तो मध्य एशिया में जब विस्तार करने के लिए धन दौलत की ज़रूरत होगी। धन दौलत की ज़रूरत होगी तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए यह भारत पर आक्रमण करने का रुख करता है। जब भारत पर आक्रमण करने का रुख करता है तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण इसका, देखिएगा, भारत पर ये सबसे पहले आक्रमण महमूद गजनवी 1001 ईस्वी में करता है। सॉरी, भारत पर महमूद गजनवी सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती क्षेत्र मतलब जयपाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र था उन क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और छोटे मोटे दुर्गों को जीत लेता है। इसके बाद में इसका सबसे सफल आक्रमण जो बोला जाता है पहला, वो 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध होता है। जो शाही शासक जयपाल होते हैं, शाही शासक जयपाल होते हैं, इनके विरुद्ध होता है। तो जयपाल की जो राजधानी होती है उद्भांड नगर, इस नगर को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है और जयपाल जो होते हैं युद्ध में पराजित हो जाते हैं और मारे जाते हैं। इसके बाद में अगला आक्रमण जो करता है मुल्तान पर करता है। अगला आक्रमण मुल्तान पर करता है। इसके बाद में नगरकोट पर आक्रमण करता है। नगरकोट पर, उसके बाद थानेश्वर पर आक्रमण करता है। इसके बाद में कन्नौज पर करता है और बुंदेलखंड पर करता है। उस समय बुंदेलखंड का जो शासक होता है वो चंदेल वंशीय शासक विद्याधर होता है। तो कहा जाता है, कुछ विद्वान ये बताते हैं विद्याधर से जब युद्ध हो रहा होता है महमूद गजनवी का तो विद्याधर युद्ध का मैदान छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि विद्याधर ने महमूद गजनवी का विरोध किया था। उसमें बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है। उसके बाद वह क्या करता है, पंजाब पर आक्रमण करता है। पंजाब पर आक्रमण करके पंजाब क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित कर देता है। महमूद गजनवी का जो सफल आक्रमण, सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध आक्रमण जो था वो 1025-26 ईस्वी में 1025-26 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर का बोला जाता है। उस समय गुजरात में सोलंकी वंश का शासन था जिसकी राजधानी अनिलवाड़ थी। उस समय गुजरात में सोलंकी वंश का शासन होता है और जिसकी राजधानी अनिलवाड़ थी। उस समय जब जो सोलंकी वंश का जो शासक होता है जिसका नाम कर्ण
जिसका नाम कड़ होता है। बताया जाता है जब महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, तो बताया जाता है कि जो वहाँ का शासक सोलंकी वंश का होता है वो अपनी राजधानी अनिलवाड़ छोड़कर कच्छ के क्षेत्र में भाग जाता है। ठीक है, तो इस आक्रमण से गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो बताया जाता है महमूद गजनवी को लगभग 6.5 टन सोना प्राप्त हुआ था। 6.5 टन सोना प्राप्त हुआ था, जिसे लगभग उस समय के जो इतिहासकार हैं लगभग 20 लाख दीनार की संपत्ति बताते हैं। 20 लाख दीनार की संपत्ति हासिल हुई थी। जब वो युद्ध करके गुजरात से वापस जा रहा था गजनी क्षेत्र में, तो वो सिंध प्रांत से यहाँ से ऐसे आक्रमण करता है, सिंध प्रांत से होते हुए जा रहा होता है। तो सिंध में खोखर और जाट नाम के लोग जो होते हैं वो रास्ते में इस पर हमला करते हैं। कुछ जो धन होता है वो महमूद गजनवी से लूट लेते हैं। ये ऐसे जा रहा होता है तो कुछ धन जो होता है वो इससे लूट लिया जाता है। तो इस बात से ये क्रोधित हो जाता है। तो इसका जो अंतिम अभियान भारत में था वो बताया जाता है जाटों के विरुद्ध था। इसका महमूद गजनवी का अंतिम अभियान जो था वो जाटों के विरुद्ध था, क्योंकि जब जो वापस जा रहा होता तो जाट उसका कुछ धन जो होता है वो लूट लेते हैं। इस वजह से उसका अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध होता है। जाटों के विरुद्ध होता है, जिस वजह से क्या होता है कि इस युद्ध में बताया जाता है कि ये जाटों का बहुत ही बुरी तरीके नरसंहार करता है। अब 1030 ईस्वी की बात आती है, तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब इसके समय में इसके दरबार में बहुत से विद्वान निवास करते थे जिसमें जिनकी प्रसिद्ध पुस्तकें भी फेमस हुई हैं, जिनके बारे में हम जान लेते हैं। इसके समय में प्रसिद्ध इतिहासकार निवास करते थे, प्रदेश प्रसिद्ध थे, जिनमें अलबरूनी जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद, मतलब अलबरूनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है अलबरूनी की, जिसका नाम है किताब उल हिंद। इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया था कि जब भारत में आक्रमण हुआ था उस समय भारत में के जो राजा थे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, केंद्रीय सत्ता का अभाव था और भारत में बड़ व्यवस्था प्रचलित थी। मतलब भारत में जात प्रथा का बहुत ही ज़्यादा से प्रचलन था। इसमें ये बताया कि भारत में 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख मिलता है, यानी कि, लेकिन इन्होंने कुछ बड़ और बताए जिनमें मोची और चांडाल बड़ अलग से बताए, जिन्हें अंत्यज कहा जाता था। मतलब 4 बड़ों के अलावा 2 जातें और बताई थीं, जिनमें मोची और चांडाल बताया था, जिन्हें अंत्यज कहा जाता था। और कहा गया, अलबरूनी ने बताया है कि भारत में उस समय अगर कोई ब्राह्मण का कार्य करता था, ब्राह्मण ना होकर के ब्राह्मण का कार्य करता था, तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। महिलाओं की जो उस समय बहुत ही बुरी दुर्दशा थी। बताया जाता था कि कोई विधवा महिला हो जाती थी, उसके सिर के बाल कटवा दिए जाते। तो इनकी जो अलबरूनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद। इसके अलावा एक और इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था फिरदौसी, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है शाहनामा। इसके बाद में एक अगले हुए हैं उत्वी इतिहासकार हुए हैं अगले उत्वी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है किताब उल यामनी।
किताबुल यामनी। उतबी की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल यामनी। फिरदौसी की शाहनामा है, फिरदौसी की शाहनामा है। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद है। ये पेपर में अक्सर कर पूछा जाता है। जिसके बाद में एक विद्वान और निवास करते थे जिनका नाम बेहाकी था, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल सुबुक्त गीन, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी बेहाकी नाम के इतिहासकार की प्रसिद्ध पुस्तक जो थी जिसका नाम किताब उल सुबुक्तगीन थी, जिसे तारीख सुबुक्तगीन के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। आज हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी बनती है तो उसमें कमेंट कीजिएगा।